हेलो 11th क्लास के बच्चों। आज ये आपका हिस्ट्री का बुक है, इतिहास की किताब है। विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये आपके इतिहास का किताब है और इसके ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य से क्या समझते हैं? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर में कई सारे पार्ट्स बनेंगे, तो वो सारे पार्ट्स को जोड़कर हम वन शॉट भी बना देंगे, लेकिन इसमें 3-4 पार्ट्स बनना तय है क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत कुछ बताना है आप लोगों को। यायावर साम्राज्य के बारे में, चंगेज खां के बारे में, चंगेज खां के बेटों के बारे में, चंगेज खां या उनके बेटे पोतों ने पूरी दुनिया में कौन सी कोहराम मचाई। चंगेज खान को सबसे ज़्यादा दुश्मनी किसानों से था, किसान से ही वो नफरत करता था। चंगेज खान की जीवनी, चंगेज खान के वंशज, ये सारा कुछ मिलाकर के काफ़ी सारे पार्ट्स बन जाएंगे। फिर सारे पार्ट्स को जोड़कर वन शॉट भी बना देंगे। तो सबसे पहले आइए यायावर साम्राज्य क्या होता है जरा उसे समझें। देखो, यायावर साम्राज्य की अवधारणा थोड़ा सा विरोधाभास से भरा हुआ है। यह तर्क दिया जाता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कर होते हैं और वो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह भी कहा जाता है कि यायावर साम्राज्य के लोग का आर्थिक जीवन और प्रारंभिक जीवन संगठन या परिवारों के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2, 4, 10, 20, 30 परिवार लेकर घूम करके किसी भी स्थान पर बस जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर वहां पर वो अपना जीवन कुछ दिन जी लेते हैं, फिर वहां से चल पड़ते हैं किसी नए स्थान की ओर। तो इसमें जब आप घुमक्कर होते हो तो आप ध्यान रखना कि अकेले या एकल परिवार से काम भी नहीं चलेगा, बहुत सारे परिवार साथ में होने चाहिए और परिवारों का को कुल मिलाकर एक संगठन भी होना चाहिए। तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि यायावर जो हैं वो भौतिक अवस्थाओं को नहीं दर्शाता है कि वो कहाँ पर बसे, किस जगह पर बसे। इसके लिए उनका कोई मुख्य स्थान ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये लोग जो हैं वो जंगल या रेगिस्तान या नदी के किनारे, जल के किनारे ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। इनका जीवन त्रुटिपूर्ण होता है क्योंकि इनके जीवन में कभी भी शांति नहीं होती, क्योंकि एक जगह पर अगर ये रहेंगे तो ये सुसंस्कृत हो सकते हैं, लेकिन ये एक जगह पर तो होते नहीं है, इसलिए इनका जीवन कभी भी सुसंस्कृत नहीं हो पाता या फिर एक नियम में बंध ही नहीं पाता है इनका जीवन। अब हम जाएंगे कि ये यायावर साम्राज्य किस किस जगह पर थे, उन सारी चीजों को हम देखने जाएंगे। तो सबसे पहले यायावर जो साम्राज्य थे वो आपके स्टेपी के निवासी को आमतौर पर में यायावर साम्राज्य कहा जाता है। स्टेपी में, यानी कि स्टेपी आप लोग जानते हो घास के मैदान हैं और घास के मैदान दुनिया में स्टेपी, पंपाज, डाउन्स, बेल्स, ये सब और घास के मैदान हैं। तो इन घास के मैदानों में ही इन लोगों, ये यायावर लोग यहाँ बसते थे और यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा लेखकों ने भी यायावर के बारे में सारी सूचनाएं दी हैं। कई सारी किताबें हैं, उन किताबों को आप पढ़ सकते हो जिसमें लेखक सब ने आपको यायावर समुदाय के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म या फिर कन्फ्यूशियस धर्म, तुर्क धर्म, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म में भी आपको यायावर साम्राज्य के बारे में वर्णन मिल जाता है। अगर इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्टेपी में यायावर साम्राज्य के लोग आकर बसे और ये यायावर साम्राज्य का नाम था मंगोल। मंगोल को स्टेपी का लुटेरा बताया गया है और लुटेरा बता करके इनको बताया गया कि कितना क्रूर थे, कितना क्रूरता से ये भरे हुए थे। संभवतः मंगोल हो सकता है कि वो क्रूर हो, अत्याचारी हो, क्योंकि आगे चलकर के जो उनके जीवन वृत्त मिलता है, जो उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा शुरू किया, जगह जगह को जीतना शुरू किया। चीन में उसने इतने मार काट मचाए,
जिस वजह से डर के चीन को वहां दीवार खड़ी करनी पड़ी। आप लोग जानते हो दुनिया के 7 अजूबों में से एक चीन की दीवार है, और चीन इन्हीं मंगोल आक्रमण से डरकर इस चीन की दीवार को बनाया था। लेकिन एक बात है कि मंगोल आक्रमण किया, बड़े बड़े साम्राज्य को हरा दिया, ये तो यायावर था, ये तो घुमंतु था। फिर इसमें इतनी संगठित होकर साम्राज्य कैसे बना डाला इसने, और किस तरीके से उसने इतने बड़े साम्राज्य को चला भी लिया और दूसरे को हरा भी दिया। क्योंकि किसी को हराने के लिए आप लोग जानते हो कि किसी बड़े साम्राज्य को हराने के लिए बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है, और सेना संगठित तरीके से चलता है, अनुशासन से चलता है, तब कहीं पर जीत मिलती है। तो क्या मंगोल के सेना में अनुशासन था? क्या वो संगठित तरीके से सेना को ट्रेनिंग देते थे? ये सारी चीज़ें पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम ये भी बता दें कि इस मंगोल का जो जहाँ से इसका सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ है वो चंगेज खान से हुआ है, जिसके बचपन का नाम तैमूजीन था। तो चंगेज खान के आने के बाद मंगोल बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया और बहुत बड़े भूभाग में ये फैल गया। चंगेज खान के हम वंशजों को भी पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने वंशज को चलाया और इतनी कठोरता उसमें कैसे आ गई। चंगेज खान या आप मंगोल कह लो, मंगोल पूरी दुनिया में अगर किसी से नफरत करता था तो किसान से। मंगोल का कहना था कि इस दुनिया में जो भी परेशानी आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, वो किसान के कारण। क्योंकि मंगोल का कहना था कि हम जंगल में रहते थे, जंगल में सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, लेकिन इन किसानों ने सबसे पहले जंगल को साफ किया, खेती करना शुरू किया। सुबह उठकर हल लेकर, बैल लेकर और खेती करो, फिर फसल उपजाओ, उसे सुरक्षित रखो। फिर ये धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगा। मंगोल का कहना था कि हमें जंगल में क्या प्राप्त नहीं होता था, सब कुछ हमें मिल जाता था, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि इतनी परेशानी उठाओ, घर बनाओ, अनाज उपजाओ और फिर अनाज को सुरक्षित भी रखो। अच्छा था कि जंगल में पेड़ पर लगे हुए जो कुछ भी मिलता था खा लेते थे। फसल ही तो धरती अपने आप फसल उगाती थी, हम उसके दाने को निकाल कर खा लेते थे। लेकिन जब प्रॉपर खेती करने लगे तो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ कि फिर उस अनाज को सुरक्षित रखो। तो उसके लिए बर्तन बनाया, घर बनाया, गोडाउन बनाया। इन सब चीज़ों से जिंदगी में समस्याएं बढ़ने लगी और जिंदगी समस्या से भर गई। ये मंगोल का सोचना था। लेकिन मंगोल का सोचना ये गलत था, क्योंकि परिवर्तन तो होता ही रहता है, मनुष्य में दिमाग आएगा ही, और वो अपने आप को आधुनिक बनाने के लिए मनुष्य ने किसानी कार्य से, यानी कि कृषि कार्य से शुरू किया। तो इसमें गलत ही क्या था? इसमें कोई गलत बात तो थी नहीं। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मंगोल ने अपने आप का विस्तार किया है, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 13वीं शताब्दी में एशियाई महाद्वीपों के महान साम्राज्य में मध्य एशिया में स्टेपी प्रदेश था। स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति बन रही थी, और राजनीतिक शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा भी बढ़ गया था। चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हो गई थी। चंगेज खान ने ही मंगोलों को संगठित किया था। चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता काफ़ी बड़ी थी, और चंगेज खान के रहते हुए मंगोल संगठित हो पाया। और चंगेज खान के मृत्यु के बाद उनके बेटे पोतों ने भारत पे भी आक्रमण किया था, आप लोगों को शायद पता होगा, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 2 बार हराकर भेज दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बुरा इंसान, लेकिन अगर वो मंगोल को 2 बार नहीं हराता तो मंगोल भारत का नक्शा ही चेंज कर देता। क्योंकि मंगोल की सबसे जो बुरी बात थी, वो जिधर से जहां से गुजरता था ना, वहां का नक्शा ही चेंज हो जाता था। गांव शहरों सबको जला देना, बूढ़े बच्चे सबको एक साथ जला देना। यहाँ तक कि आपके बुक में आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगा, इस तस्वीर से आप दहल जाओगे। जरा इस तस्वीर को देखो,
ये कर क्या रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखोगे एक छोटे से बच्चे को मुंह के द्वारा डंडा रॉड डालकर और जिंदा ही उसे तंदूर पर सेक रहे हैं और वो इसको खा रहे हैं। मंगोल इतना ज्यादा मतलब विभत्स था, इतना ज्यादा अत्याचारी था। कहीं कोई इंसान को और उसके बच्चे को जिंदा ऐसे जलाकर पकाकर कोई खाता है क्या? ये था मंगोल। अब हम आपको आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मंगोल में चंगेज खान ने सबको संगठित कर लिया। सबसे पहले अगर आप देखें तो मंगोल का साम्राज्य उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांस ऑक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेश के आसपास इसका संचालन हो रहा था, इसका साम्राज्य बन रहा था। धीरे धीरे इन सारे को एक जोड़ करके चंगेज खान ने अपना सपना पूरा किया और एक विशाल साम्राज्य को बनाकर रख दिया। चंगेज खान के आदर्श के मुताबिक जब उसकी मृत्यु हो गई 1227 ईस्वी में, तब उनके पोते मुनके ने 1251 से 60 तक में फ्रांस के शासक को भी हरा करके उसे चेतावनी दिया था कि सबसे पहले तुम्हें मानना पड़ेगा कि चंगेज खान इस दुनिया का देवता है, और अगर तुम नहीं माने तो तुम तैयार हो जाओ दंड के लिए। चंगेज खान स्वर्ग पुत्र हैं। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य से उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, क्योंकि चंगेज खान स्वर्ग पुत्र है, देवता है, भगवान है। ऐसा उनके मुनके पोता ने फ्रांस के राजा को कह करके उसे कहा था कि तुम्हें हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मंगोल साम्राज्य सबसे बड़ा होगा, पूरी दुनिया में फैला होगा, ये विराट पर्वत, ये समुद्र विशाल सब मंगोल का है। और ये केवल कोरी धमकियां नहीं थी मुनके का कि जो फ्रांस को धमकी दी थी। चंगेज खान का एक दूसरा पोता था बाटू ने अपने 1236 से 1241 में का उसने सैन्य अभियान किया और रूस की भूमि को मॉस्को सहित रौंद डाला। पोलैंड, हंगरी सब पर विजय प्राप्त कर लिया। 13वीं शताब्दी तक लगने लगा कि ये पूरा शाश्वत आकाश और पूरी दुनिया को जीत कर रख देगा। चीन के लगभग 90% भाग को इसने जीत लिया था। मध्य पूर्व एशिया और यूरोप के लोग ये मानने लगे थे कि चंगेज खान को कोई हरा नहीं सकता, मंगोल के सेना को कोई नहीं हरा सकता, चंगेज खान के पोतों को कोई नहीं हरा सकता। और वो लोग इस बात को मानकर चलने लगे कि ये ईश्वर का गुस्सा है और शायद हमारे पापों का ये दंड है, क्योंकि किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से मंगोल की सेना को हराना मुश्किल हो गया था। और वो लोग मान चुके थे कि शायद हमारे कयामत के ये दिन है और इसीलिए हमें ये दिन देखना पड़ता है। और इस तरीके से एक मंगोल बड़े साम्राज्य की स्थापना हो गया। मंगोल एक विशाल साम्राज्य बन गया। एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह इसी का पताका लहरा रहा था। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली देश इससे टकरा नहीं सकता था, क्योंकि मंगोलों का जो युद्ध लड़ने की जो इनकी तरीके थे, जो युद्ध लड़ने का इनका जो खूंखारपन था, उसके आगे को किसी भी देश का कोई सेना टिक ही नहीं पाता था। अब देखते हैं मंगोल की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों में और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक भी थे और कुछ शिकारी थे, कुछ संग्राहक भी थे। पशुपालन में घोड़ों, भेड़ों, कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊंटों को भी ये लोग पालते थे। उनका याबरीकरण मध्य एशिया की धारण भूमि स्टेपिज से शुरू हुआ था, जो कि धीरे धीरे मंगोलिया राज्य को बढ़ा करके पूरे दुनिया में फैल गया। यही नहीं, अत्यंत इनका जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा हो गया था और मनोरम भी था।
इनके पास झरने थे, सिंचाई के साधन थे, खेती भी बहुत अच्छा होता था, पशुपालन भी करते थे। और इन सब के कारण, और स्टेपी तो मैदानी भाग था ही जहाँ पर काफ़ी उपज होता था। इस तरीके से ये अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे, क्योंकि खाने पीने या किसी भी चीज़, दूध, मक्खन, घी, इन सब चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से इनका मुख्य भोजन मांस था, और वो स्टेपी के मैदान में या जंगलों में उसकी भी कोई कमी नहीं थी। पशुपालक भी मंगोल में थे, वो पशुपालन करते थे। गरीब तो होते थे, लेकिन उन्हें खाने पीने की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। ग्रीष्म काल में जितने भी वो जानवर पकड़ते थे, पालते थे, और सर्दी में आकर के उन्हीं जानवरों को ये काट कर, मार कर, खाकर अपना जीवन चला लेते थे। और गर्मियों में उसका दूध या जानवरों को बेचकर अपना जीवन चला लेते थे। अगर भाषा को देखें तो मंगोल लोगों को भाषा जो था वो परस्पर रोक मतलब एक कर रखा था, क्योंकि भाषा जो था वो इनका कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं था। भाषा बहुत ही सिंपल था, साधारण था, एक जंगली भाषा था, और इस वजह से बड़ी आसानी से ये लोग एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से बात करते थे, और आपस में ये संगठित होकर रहने लगे। अब यहाँ मंगोल और तुर्की कबीलों को भी जीत करके मंगोल ने एक बना दिया गया था। ये 5वीं शताब्दी की बात है। और उस समय में अटीला, जो कि तुर्की कबीले का सरदार था, वो अटीला की मृत्यु हो गई। उसके बाद तुर्क सरदार कमजोर पड़ गए और मंगोल ने उसे भी हड़प लिया। हालांकि अटीला ने एक परिसंध बनाया था जिसमें चंगेज खान को मुकाबला दे सकता था, लेकिन उनका परिसंध टूट गया। इस वजह से चंगेज खान को विजय मिलने लगा। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्था से बहुत ही भिन्न था। ये यायावर चंगेज लोग, जो मैंने अभी आपको बताया था, कि कृषि पर में डिपेंड नहीं होना चाहते थे। ये खेती करते भी थे तो वो जंगल के टाइप का ही होता था, वरना पशुपालन करना, उससे जो कुछ दूध दही मिल गया, मांस मिल गया। हमने कहा कि स्टेपी तो उपजाऊ था, लेकिन स्टेपी में ये प्रॉपर कोई कृषि कार्य नहीं करते थे। या तो जंगली पौधे या जंगली फसल उग गया और उसी को खा लिया और उसी को अपना जैसे वो उगा, ये उगाने कोई चीज़ नहीं जाते थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो अन्य तरह के बड़े बड़े कुछ फल, या फिर कुछ आप जानते हो कि जो कटहल टाइप का ये फल सब, ये सब थोड़ा बहुत ये लोग पेड़ कहीं पर लगा देते थे, लेकिन वो जंगल में ही होता था। ये कृषि नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि कृषि ने, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया, क्योंकि इन्होंने देखा कि कृषि जो कोई करता है उसी कारण समाज में इतनी बड़ी परेशानी आई है, इतना बड़ा कष्ट सब जो आया है, वो सिर्फ अर्थव्यवस्था में कृषि के घुसने के कारण ही आया है। ये तो बस लूटपाट करके अपना घर चलाए, खर्चा चलाए, जानवरों से चलाए। तो इस तरीके से ये आपका था सिस्टम, और इस तरीके से यायावर साम्राज्य चलता था। अब जो है हम बात करेंगे चंगेज खान की। चंगेज खान की जीवनी के बारे में बात करेंगे, और चंगेज खान के जीवनी कैसी थी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चंगेज खान पर में सारा कुछ आपको जानकारी देता हूँ। हाँ, तो आइए 11th क्लास के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 में हम यायावर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। यायावर साम्राज्य को पढ़ते हुए अब टॉपिक आ गया चंगेज खान का। तो चंगेज खान की जीवनी पर एक अलग ही होना चाहिए, और उस पर आपको जानकारी होना चाहिए। जो ये पार्ट जो बनाऊंगा वो सिर्फ चंगेज खान का होगा, उस पर आप लोग ये से देखोगे, फिर इसको हम वन शॉट में जोर भी देंगे। तो सबसे पहले चंगेज खान कौन था? चंगेज खान का जन्म 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम यानी कि बचपन का नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले का एक मुखिया था। वह एक परिवारों का समूह था
और बोर्जगिद कुल से संबंधित रखता था। कौन से कुल से? बोर्जगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की कम ही उम्र में हत्या कर दी गई थी। उसकी माता ओलून ईके, तैमूजीन यानी कि चंगेज खान के माता का नाम ओलून ईके था। ओलून ईके ने तैमूजीन और उसके सगे और सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। 1170 में 1170 ईस्वी में विपर्यायों से इनका जीवन भरा पड़ा था। उस समय तैमूजीन का किसी ने अपहरण कर लिया और उसे दास यानी कि गुलाम बना लिया। उसकी तैमूजीन की यानी कि चंगेज खान की पत्नी थी बोर्टे। बोर्टे का तैमूजीन से विवाह हुआ, लेकिन उसका भी अपहरण कर लिया गया था और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी और लड़ाई की। विपत्ति के इन वर्षों में भी वो अनेक मित्र बना लिए थे और मित्र बनाकर वो खुद को संगठित कर रहा था। नवयुवक बोधू रच्चू उसका प्रथम मित्र था। सबसे पहला मित्र चंगेज खान ने बोधू रच्चू को बनाया था। वो एक विश्वस्त साथी के रूप में हमेशा उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा यानी कि जमुका भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तैमूजीन ने कराइट के लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ अपना दोस्ती किया और अपना पुराना मित्रता की शुरुआत की। ये पुरानी मित्रता उसके पिता के समय से ही था। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में जमुका उसका शत्रु बन गया। 1180 1180 से लेकर 1190 के दशक में तैमूजीन ओंग खान का मित्र रहा और इससे मित्रता भी चली। जमुका जैसे शक्तिशाली दुश्मन होने के बावजूद भी एक दिन ऐसा आया कि तैमूजीन ने जमुका को पराजित कर दिया। जमुका को पराजित करने के बाद तैमूजीन में यानी कि चंगेज खान में काफी आत्मविश्वास से वो भर गया और अब वो हर एक कबीले में जाकर युद्ध करता था और प्रत्येक कबीले को हरा करके बताता था कि तुम हमारे कबीले में मिल जाओ, जिससे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। उसने अपने पिता के हत्यारे, जो कि काफी शक्तिशाली था, ततार कराइट के, और खुद ओंग खान जिसके विरुद्ध 1203 में उसने युद्ध किया। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से चंगेज खान ने हरा दिया। उसके बाद तैमूजीन स्टेपी क्षेत्र की राजधानी और राजनीति में सबसे शक्तिशाली चंगेज खान यानी कि तैमूजीन बन गया। इसके अलावा सभी मंगोल के कबीले ने एक कुरिलताई किया, यानी कि एक सभा बुलाया। कुरिलताई मतलब सभा। उस सभा में यह तय किया गया कि सबसे बड़ा जो ताकतवर है उसे हम अपना सरदार बनाएंगे, और वहां तो तैमूजीन चंगेज खान ही था, इसलिए उसी जगह पर में उनका नाम तैमूजीन की जगह उसी सभा में चंगेज खान पड़ा और इन्हें और भी नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे समुद्री खान, सार्वभौम शासक, इन सब के नामों से इन्हें पुकारा जाने लगा। यही नहीं, इन्हें महानायक भी कहा गया। कुरिलताई सभा में सभी कबीले के सरदार ने एक मत होकर चंगेज खान को अपना सरदार मान लिया, क्योंकि चंगेज खान तब तक इतनी शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी कबीले का सरदार उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि चंगेज खान ने जिन हस्तियों और जिन ताकतवर को लोगों को हराया था वो सबके सामने था। 1206 ईस्वी में जब चंगेज खान को समुद्री खान, महानायक चंगेज खान का नाम मिल गया, अब ये अन्य क्षेत्रों में बढ़कर अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। सैन्य शक्ति इनकी बिल्कुल सुगठित थी। एक जगह इनकी सेना नहीं रखता था चंगेज खान। चंगेज खान अपनी सेना को अलग अलग जगहों पर एक गुट और ग्रुप बनाकर रखता था और सब में एक एक सरदार होता था। सारे सरदार को आदेश था कि युद्ध की स्थिति में जब तुम्हें सूचना मिलेगी तो अपने अपने पूरे सैनिकों का दल लेकर युद्ध की जगह पर पहुंच जाएंगे, और ऐसा ही सब करता था।
इसके अलावा 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार इसी के डर से चीन ने खड़ा किया, क्योंकि चीन को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। 1215 1209 ईस्वी में पेचिंग यानी कि आज का जो बीजिंग है राजधानी चाइना को, उसको खूब लूटा, पूरे चाइना को लूटा, और जहां से भी ये गुजरता था मंगोल सेना सबको आग लगा देता था। एक एक बूढ़े बच्चे जानवर जंगल पेड़ पौधे सबको जलाकर राख कर देता था। इसीलिए 1213 ईस्वी में चीन ने एक दीवार खड़ी करनी शुरू की कि मंगोल से बचा जाए। फिर भी 1215 ईस्वी तक चीन तो की दीवार खड़ी नहीं हो पाई थी और बार बार मंगोल का आक्रमण होता रहता था। 1218 ईस्वी में कड़ाखेता की पराजय के बाद चीन का उत्तर पश्चिम भाग जो था वो तिएनशान की पहाड़ी सब छीन करके मंगोल ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। चंगेज खान प्रचंड खूंखार था। यही नहीं, धीरे धीरे जो है चंगेज खान ख्वारज्म की तरफ भी बढ़ा, ख्वारज्म को भी हरा लिया। वहाँ के उसने लोगों के साथ बहुत ही खूंखारपन अपनाया। इसके अलावा 1219 से 1221 के बीच में चंगेज खान ने उटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात जैसी क्षेत्रों को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया, और जहां से भी ये गुजरता हर एक जगह को विध्वंस कर देता था। लेकिन एक बार निशापुर में युद्ध हो रहा था। निशापुर में युद्ध के दौरान मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई। चंगेज खान ने गुस्सा होकर आदेश दिया कि नगर को विध्वंस कर दिया जाए। इस तरह नगर को विध्वंस कर दिया जाए कि वहां पर ना तो हल चलाया जा सके और ना ही बरसों तक कोई भी व्यक्ति वहां पर बच सके या जिंदा रह सके या अपना जीवन चला सके। मंगोल सेनाएं और आगे की तरफ बढ़ती गई, अजरबैजान तक चली गई, तुर्कमेनिस्तान तक चली गई, रूसी सेना से भिड़े, अर्मेनिया और जॉर्जिया सबको जीत करके अपने में मिला लिया था। यही नहीं, अब ये अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ा। अफगानिस्तान के बाद अब उसके पास था सिंध प्रदेश। सिंध प्रदेश से कुछ याद आया होगा, हमारे ही देश पाकिस्तान में और इन सब में था सिंध, यानी कि ये भारत की तरफ बढ़ना चाहता था। चंगेज खान उत्तरी भारत और असम मार्ग से होते हुए मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असहाय गर्मी और प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों के कारण ये आगे की ओर नहीं बढ़ पाया। अपने जीवन का अधिकांश भाग चंगेज खान युद्ध में ही व्यतीत किया। 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। चंगेज खान के मृत्यु होने के बाद इनका साम्राज्य विघटन होने लगा, बिखरने लगा। इनके युद्ध शैली में भी बदलाव आ गए। इनके बहुत सारे बेटे पोते थे, उनमें अब बंटने की संभावना जाग गई, क्योंकि कोई एक रहता है सरदार तो उसकी सब बातें मानते रहते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि बहुत सारे बेटे पोते थे, तो झगड़ा या बंटवारे का संभावना आ जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, चंगेज खान पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, पूरी दुनिया को जीता, लूटा, बर्बाद किया, विध्वंस किया। कैसे, क्यों? क्योंकि इसकी सेना बहुत ही फुर्तीले थे। इसके घुड़सवार सेना इतनी तेज आंधियों की तरह आक्रमण करता था कि दुश्मन सेना को संभलने का मौका तक नहीं देता था। ये शीत ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु, हर एक ऋतु में इसकी सेना युद्ध करने में निपुण थे और इनके युद्ध का घातक बहुत ही प्रभाव पड़ा। दुनिया को जहां से चला नक्शा ही बदल दिया। एकमात्र भारत ऐसा जगह था जहां पर में ये इनके बेटे पोतों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चंगेज खान रहते हुए भारत पर इसने आक्रमण नहीं किया था। तो अब आगे हम आपको बताएंगे कि चंगेज खान के बाद मंगोल का क्या हुआ, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आज था चंगेज खान की जीवनी, चंगेज खान के बारे में। तो चंगेज खान की जीवनी
या 11th क्लास के बच्चे, जरूर आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि चंगेज खान के बचपन का नाम, पत्नी का नाम, पिता का नाम, किस कबीले से था वो, उसके दोस्त कौन कौन थे, फिर कौन सा दोस्त उसका दुश्मन बन गया, कहाँ कहाँ युद्ध किया, क्या किया, मरने के बाद भी उसकी शान जिंदा रही, उनके बेटे पोते चंगेज खान को स्वर्गीय पुत्र भगवान का दर्जा दिया, पूरी दुनिया के राजा इनसे हार मानकर नतमस्तक हो गए और शायद वो समझने लगे कि ईश्वर का प्रकोप है, क्योंकि ऐसी लड़ाई लड़ता था चंगेज खान की सैनिक, ऐसा आक्रमण करता था जो कोई संभल ही नहीं पाता था। ऐसे में लोगों को लगता था कि ये ईश्वर यानी कि गॉड का ही ये प्रकोप है, हमारे पापों का ये दंड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो आप लोग चंगेज खान की जीवनी जरूर याद रखना, इससे आपको पेपर में जरूर आएगा, हर बार आता है। तो आप लोगों को चंगेज खान के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना। धन्यवाद। हेलो 11th क्लास के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का, इतिहास का किताब है और ये हिस्ट्री में आपको नए सिलेबस में 4th चैप्टर है, पुराने सिलेबस में 5th चैप्टर है। तो मैंने जो 2 पार्ट आपको पहले दिया है उसमें मैंने 5th चैप्टर जो है बोल दिया है, जबकि ये 4th है। तो आप लोगों को याद रखना है चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है यायावर साम्राज्य यानी कि नोमैड एम्पायर, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये लोग नोमैड थे यानी कि घुमंतु थे, खानाबदोश थे, लेकिन इतने पावरफुल हो गए कि ये यूरोप, एशिया सब को जीत करके एक साम्राज्य बना दिया था। और ये स्टेपी में ये फले फूले और स्टेपी में समृद्ध हुए। अब हमने ये भी बताया था आपको कि चंगेज खान और चंगेज खान की जीवनी, इन सब के बारे में भी बता दिया। अब चंगेज खान की मृत्यु जब हो गई थी उसके बाद की कहानी है आपके किताब में कि चंगेज खान के मृत्यु के बाद क्या हुआ। मैंने 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, शायद वही बात थी जो उसे इतना क्रूर और खूंखार बना दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि चंगेज खान के बाद मंगोल का क्या हुआ। तो चंगेज खान के मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को आप 2 भागों में विभाजित करके समझ सकते हो। पहला 1236 से 1242, 1236 टू 1242 के दौरान ये स्टेपी में बुल्गार, कौब, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की। चंगेज खान के मृत्यु के बाद भी 1236, 1242 में इनके बेटे पोते बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर ही रहे थे। बुल्गार की, पोलैंड और हंगरी सबको जीत लिया था। सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंड चरण को अगर आप जानोगे तो वो 1255 से 1300 तक के बीच में है, जिसमें वो ईरान, इराक, सीरिया और पूरे चीन पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। यानी कि चंगेज खान के मरने के बाद इनके बेटे पोते भी कम शक्तिशाली नहीं थे, ये बहुत शक्तिशाली थे और चंगेज खान के साम्राज्य को और बहुत आगे तक बढ़ा दिया। होता है ना कि कभी कभी चंगेज खान था, वो एक नेतृत्व संभालने वाला व्यक्ति था, वो काफ़ी फेमस था, प्रसिद्ध था, उसकी बात सब मानते हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि कोई फेमस या प्रसिद्ध सरदार की जब मौत हो जाती है तो उस कुल और वंश में अगली पीढ़ी अपनी ही लड़ाई में व्यस्त हो जाते हैं और फिर पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है उसका वंश। ऐसे ही हमारे देश में मुगल का भी हुआ। एक और जानकारी हम आपको दे दें कि हमारे देश में मुगल आया था जो अकबर, बाबर, औरंगजेब सब था, और ये था मंगोल। तो मुगल और मंगोल में क्या फर्क है तो ध्यान रखना कि बाबर हमारे देश में आया था और बाबर की मां मंगोल थी और पिता तुर्क था। तो इस वजह से
ये मंगोल भी कहलाएंगे, लेकिन मंगोल इतना खूंखार और अत्याचारी था कि खुद बाबर को और बाबर के खानदान में किसी को भी मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि मंगोल से पूरी दुनिया नफरत करती थी, क्योंकि ये ऐसा खूंखार और निर्दयी थे ये मंगोल, जो मैं बता चुका हूं कि ये बच्चों को जिंदा तंदूर में पकाकर खाते थे, इंसानी बच्चों को, लोगों को। आपके बुक में एक पिक भी लगाए गए हैं। तो ये जानकारी थी कि हमारे यहाँ मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं किए, वो नफरत के पात्र नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मंगोल को मुगल कर लिया नाम बदल के। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि चंगेज खान के मौत के उपरांत इनके दो चरणों में बांटकर देख लिया, और दोनों चरणों में ही इनके बेटे पोते काफी ज्यादा सफलता हासिल कर रहे थे। 1203 ईस्वी में आकर 1203 में मंगोल सेना एक विपर्याय बन गया था, यानी कि ये कहीं कभी किसी जगह पराजित ही नहीं होता था। इनके सैन्य अभियान इतनी तेज और इतने आवेग से होता था कि दुश्मन सेना समझ ही नहीं पाती थी। इनकी जो घुड़सवार सेना थी वो आंधी थी, वो तूफान थी, और एक मिनट में ही पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल कर रख देते थे ये लोग। इनके पीढ़ी में चंगेज खान के जो अगली पीढ़ी थी, जोची और ओगोदेई, ये दोनों इनके बेटे थे, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, काफ़ी इंटेलिजेंट था, और ये बड़ी तेजी से युद्ध में नेतृत्व संभालता था, और 3 घंटे के अंदर ही युद्ध की तस्वीर बदल के ये विजय हासिल कर लेते थे। 1250 में ईरान में इन्होंने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त किया। इसके अलावा तोलोई भी आ गया। तोलोई जो था वो तोलोई के वंशजों ने चीन को पूरी तरीके से जीतकर अपने में मिला लिया, और अभी तक किसी भी अभियान में मंगोल हार नहीं रहे थे। यानी कि चंगेज खान इतना ताकतवर था, वो नहीं हार रहा था, लेकिन इसके बेटे पोते भी नहीं हार रहे थे। अब देखते हैं कि अगर ये नहीं हार रहे थे, पूरी दुनिया को जीत रहे थे, तब तो इनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य संगठन का भी एक अपना ही नियम होगा। जरा उस नियम को देखते हैं। अगर सामाजिक नियम को हम देखें तो सामाजिक नियम में चंगेज खान जनजातीय समूहों के महासंघ के सदस्य थे, और चंगेज खान ने सबसे पहले संकल्प लिया था कि ये संघ, कबीला, ये सब खत्म करेंगे, हम एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे और उसका मुखिया हम रहेंगे। अगर सेना को लिया जाए तो सेना इनकी अलग ही पद्धति से गठित हुई थी। ये सेना को गिनती दशमलव के पुराने सिस्टम से किया था। 10, 100, 1000 और 10,000 ऐसे में सैनिकों को इन्होंने बांट रखा था। 10 के ग्रुप में रहेगा, या फिर 100 के ग्रुप में रहेगा, या फिर 1000 के ग्रुप में रहेगा, या फिर 10,000 के ग्रुप में रहेगा। भले ही 10-10 हजार के कई ग्रुप हो, लेकिन सब 1000 के ग्रुप में ही रहेगा। पुरानी पद्धति में मंगोल में कुल होते थे, कबीले होते थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया, और पूरी तरीके से मंगोल को एक इकाई राजनीतिक स्थिति में बदल कर रख दिया गया। जब चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों को सेना का अधिकारी यानी कि कमांडर, सेनापति बनाया गया, और सभी सेना को टुकड़ों में बांटकर इन चारों के अधीन कर दिया गया, जिसमें चारों के अधीन करके और कप्तान बना दिया गया। और कप्तान को ये लोग नोयान कहते थे। कप्तान तो हम लोग आज के दौर में बोलते हैं, ये सब इन्हें नोयान कहते थे। चंगेज खान बहुत सारे अपने सरदार को सरदार भी बनाया, और उसे अपना खास नौकर भी बनाकर ये लोग रखते थे चंगेज खान। इसके अलावा चंगेज खान जहां जहां पर विजय प्राप्त करता था, या उनके बेटे पोते भी विजय प्राप्त करता था,
वहां पर वो या तो अपने पुत्र या अपने सरदारों को वो क्षेत्र सौंप देते थे, जहां पर में वो सरदार या इनके बेटे पोते वहां पर राज करते थे। तो जैसे कि यहां पर में दिया गया है कि अपने चारों पुत्रों को जब इन्होंने राज्य क्षेत्र सौंप दिया, फिर चारों पुत्रों ने और साम्राज्य बढ़े तो वो लोग अपना अपना सरदार नियुक्त करके और उन्हें भी सौंप दिया। तो जब ये अपने चारों पुत्रों को अपना पूरा साम्राज्य और सैनिकों को उनके अधीन किया था, उसको इन्होंने उलूस कहा था। इसके अलावा इनका जो दूसरे पुत्र चगताई था, वो स्टेपी और पामीर के क्षेत्रों को जीत कर लाया था, इसीलिए चगताई को वो सारा क्षेत्र दे दिया गया। चंगेज खान का तीसरा पुत्र ओगोदेई था। उसका उत्तराधिकारी कहा जाता था कि चंगेज खान का के बाद ये महान खान कहलाएगा और यही पूरे मंगोल जनजाति को, पूरे मंगोल घुमंतु यानी कि यायावर साम्राज्य को यही संभालेगा। सैन्य टुकड़ियों को भी संभालता था। यहां पर में सरदार हम लोग बोलते हैं, लेकिन मंगोल में सरदार को किरिलताई बोलते थे। आपको यहां पर अपने बुक में आप देख सकते हो, एक छोटा सा तस्वीर है। इस तस्वीर को आप लोग बनाकर सीख लेना, याद रखना, क्योंकि इस तस्वीर के द्वारा आपको वो दिखाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगोल के वंश का ट्री बनाइए। तो उस ट्री में बना करके आप ये सारा चीज रखना। चंगेज खान है, फिर ओगोदोई है, चगताई है, जोची है, गोमुख है, वर्क है, बाटू है, उसके बाद इलाकू है, कबलाई है और मोंके है। ये जो बाटू देख रहे हो, यही भारत पर आक्रमण किया था और भारत में आया था। चंगेज खान ने पहले से ही उन्होंने एक फुर्तीली हरकारा पद्धति डाला था। फुर्तीली हरकारा पद्धति का मतलब था कि इनका सबसे तेज तर्रार वाले घुड़सवार सैनिकों का टीम, जो किसी भी जगह पर में पहुंचकर पहले तो सबसे ज्यादा तेज संदेश देते थे और तुरंत संदेश चंगेज खान से पाकर युद्ध भूमि में पहुंच जाते थे कि युद्ध कैसे करना है। और ये आंधी तूफान की तरह बरस पड़ते थे। ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीली सेना थी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद हरकारी पद्धति में और सुधार किया इनके बेटे पोते ने, और उस पर में और ज्यादा तेजी से संदेश वाहन होने लगा, जिससे यात्रियों को फायदा हुआ और प्रत्येक क्षेत्र जो मंगोल के अंदर था, उन सब से संदेश वाहन राजा के पास यानी कि सरदार के पास बड़ी तेजी से पहुंचने लगा। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं कि मंगोल अपनी ही तरीके से संगठित था और जो बहुत ताकतवर था। इसके अलावा अगर आप कृषक लोगों के बारे में मैं बता चुका हूं कि मंगोल को कृषक से यानी कि किसान से नफरत था। उन्हें किसान नहीं चाहिए था। वो लोग मानते थे कि किसान ही है जो इस दुनिया में प्रॉब्लम, सारे समस्याओं का जड़ है। जितनी भी समस्याएं आज शुरू हुई है वो किसानों के कारण ही हुई है। अब देखते हैं कि उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य में काराकोरम की ओर ये बढ़ रहे थे। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित हो गया था। संचार व्यवस्था भी ठीक था। यात्रियों को भी अब सुलभ यात्रा कर रहे थे और मंगोल की सेना यात्रियों को सुरक्षा भी दे रही थी। जितने भी यात्री यात्रा करते थे, फारसी में या मंगोल भाषा में इन्हें फैजा या जेरेज कहा जाता था। फैजा और जेरेज एक तरह का एक सर्टिफिकेट मान लो जो यात्रियों को दिया जाता था कि आप यात्री हैं और आप यात्रा कर सकते हो। मंगोल शासक अपने आप को खान कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। 13वीं शताब्दी में आकर के मंगोल साम्राज्य यायावर और स्थानबद्ध समुदायों के विरोध में चले गए। 1230 ईस्वी में उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की। मंगोल नेता एक क्रुद्ध वर्ग थे, यानी कि वो ज्यादा गुस्से में रहते थे।
इसके अलावा चीन में उन्होंने सुंग वंश को भी पराजित कर दिया और वहां पर जितने भी कृषक किसान ये सब थे सबको मार डाला। इसके अलावा कुबलई खान को गजन खान के नाम से भी जाना जाता है और ये चंगेज खान के छोटे पुत्र तोलोई का वंशज था। और ये सब अभी तक काफी मजबूत थे। अब इनके यहाँ यास क्या होता था, ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। यास तो 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करके उनको काफी भर्त्सना की, उनको काफी भला बुरा कहा। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दिया सारे मुसलमानों को, अमीर मुसलमानों को, कि वो अपना प्रायश्चित करे और अपना जो धन छुपाकर रखा हुआ है वो मंगोल साम्राज्य यानी कि चंगेज खान को समर्पित करे। और अपने धर्म को माने। चौंका देने वाली काफी सारी टिप्पणी की थी चंगेज खान ने, धिक्कारा था सारे अमीर मुसलमानों की। चंगेज खान कहा कि सारे अमीर अपने धन को एक जगह इकट्ठा करके और मंगोल चंगेज खान को दो। इस नियम को यास कहा जाता है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। चंगेज खान क्या था, मंगोल का विश्व इतिहास में क्या स्थान था, ये सारी बातों को अब हम थोड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। देखो, आज जब हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना ऐसी तस्वीर आती है कि ये एक विजेता था, एक नगरों को खत्म करने वाला था, हजारों लाखों लोगों को मृत्यु दिया, जिधर से गुजरता उसका नक्शा चेंज कर देता, गांव मोहल्ले शहर को आग लगा देता, बच्चों को पका कर खाता, इंसान को पका कर खाता। इसके अलावा ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आता है। यानी कि मंगोल शब्द आते ही हमारे दिमाग में बर्बरता आ जाती है, खूंखारपन आ जाता है, अत्याचार आ जाता है, निर्दयता आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती हैं चंगेज खान का नाम आते ही या मंगोल का नाम आते ही। क्या ये सच में ऐसे थे ये लोग? बिल्कुल जी, ये लोग सच में ऐसे थे। ये बहुत ज्यादा क्रूर थे और ध्यान रहे, हर एक क्रूर शासन का, वंश का एक न एक दिन खात्मा हो ही जाता है। और मंगोल का भी धीरे धीरे इनकी जो पावर थी वो कम होने लगी। पावर कम होने का क्या वजह था? पावर कम होने का वजह था और मंगोल का पतन का कारण था कि इनके अपने कबीले, सरदारों, इन सब में झगड़ा जो है वो अब बढ़ने लगा। हालांकि इनके बेटे पोते तक बहुत अच्छा चला, लेकिन अगला वंश जो आया, यानी कि आप कह सकते हो 13वीं शताब्दी के बाद जब 14th सेंचुरी में आए तब ये लोग कम पड़ते गए। दूसरी बात कि दुनिया के लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, इन्हें यायावर, खूंखार मानते थे। ये बहुत ज़्यादा भाषाएं थी इनमें, ये लगभग आधी से भी ज़्यादा दुनिया को जीतकर अपने कब्जे में कर रखा था। थे तो एक नोमैड ही ना, घुमंतु ही था ना, एक चरवाहा कह लो, एक कबीला, खूंखार कबीला कह लो। तो हर एक कबीले के भाषा अलग, धर्म अलग, प्रक्रिया अलग, उनके रीति रिवाज अलग। तो कितने दिन तक चला लेंगे? नहीं चल सकता था ये ज़्यादा दिन तक। तो इसीलिए आगे चल कर के मंगोल कई सारे समुदाय में बट गए। जितने धर्म थे, जितनी भाषा थी इनके, वो सब अलग अलग बटने शुरू हो गए। हालांकि मंगोल में अधिकांशतः 90% के करीब मुसलमान धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनकी भाषा अलग थी। और आप मुसलमान में जानते हो इन्हें बटने की बड़ी आदत है। इसीलिए आप आज भी देखोगे कि पूरी दुनिया में 56-57 कंट्री है मुसलमान के। मुसलमान एक ही धर्म है, लेकिन फिर भी ये बट करके छोटे छोटे अलग अलग देश बनाते रहते हैं। ये शायद इनके भाषा के कारण होता है, क्योंकि आप अलग अलग क्षेत्रों में
मुसलमान धर्म को तो बना सकते हो, फैला सकते हो, लेकिन वहाँ की भाषा के कारण वही मुसलमान अपने आप को अलग देश बनाएगा, अपने आप को अलग थलग कर लेगा। आज आप अगर देखो तो अब अगर आप मंगोलिया जाओ तो देखोगे अब मंगोलिया में खूंखारपन के कोई चिन्ह नहीं है। लोग वहाँ के बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वहाँ पर में अब कोई खून खराबा नहीं होता है। खून खराबा तो इतना कम हो गया है कि मंगोलिया में जेल और पुलिस स्टेशन सब बंद होने शुरू हो गए हैं। यानी कि एक यही वो साम्राज्य था जो खूंखार था, बर्बर था, अत्याचारी था। लेकिन आज उसी देश में आप जाकर देखो तो लोग न बर्बर हैं, न निर्दयी हैं, और लोग आज भी जो मंगोल से नफरत करते हैं तो वो लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट भी नहीं है। उन्हें बहुत शर्म आती है, और इतनी शर्म आ गई कि उनके अंदर अपराध, पाप और गलत काम सब छूट गया है। मंगोलिया में 100 जेल थे, सुना है कि 5 जेल बच गया है। यानी कि कोई अपराधी नहीं है जो जेल चलाया जाए। मुश्किल से 100 पुलिस स्टेशन भी नहीं है पूरे देश में। तो बच्चों, आप लोग जाने मंगोल को, मंगोल के साम्राज्य को, चंगेज खान को। कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट में। और आप लोगों को अब क्वेश्चन आंसर की बारी है। अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है, ये अभ्यास के क्वेश्चन आंसर वो तो आप लोगों को सारे के सारे करने ही हैं। इसके अलावा आपको एक और काम पर ध्यान देना है कि अंदर से आप जितना क्वेश्चन निकालो, जैसे उनके बेटे पोते का नाम याद करो, क्योंकि वही सब पेपर में पूछेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान करेगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी परेशान करेगा। तो आप चैप्टर के अंदर जाओ और 50, कितने, कम से कम 50 क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने से तैयार करो, और उसका आंसर भी आप लोगों को ही लिखना है। और अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें।